हेलो एवरीवन, मैं मंजू खड़ायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह भाग 1 गद्य खंड में पाठ 6 स्पीति में बारिश नामक निबंध पर आधारित पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न उत्तर। दोस्तों, इससे पहले हमने इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। दोस्तों, कहानी या निबंध को पढ़ने से हमेशा पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के अतिरिक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर और कहानी पर आधारित प्रश्न उत्तरों को समझ के आसानी से किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न उत्तर। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पाठ के साथ प्रश्न 1, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? तो बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों। उत्तर है, स्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र से संसार से कटा रहता है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने नहीं किया। यहाँ की आबादी बेहद कम है तथा जनसंचार के साधन का अभाव है। मानवीय गतिविधियों के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त ही रहता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो दोस्तों, यहाँ के लोग अपने जीवन की दिनचर्या चलाने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपने बताना है। उत्तर, स्पीति का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं होती। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ न हरियाली है और न ही पेड़ है। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती। यहाँ साल में एक ही फसल उगा सकते हैं। जौ, गेहूँ, मटर व सरसों के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार की फल व सब्जियां पैदा नहीं होती। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ की जमीन खेती योग्य नहीं है, परंतु सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल परिस्थिति में रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का जनजीवन कठिनाइयों से भरा है। न यहाँ रोजगार के साधन है, न यहाँ पर्याप्त मात्रा में खेती होती है और न ही ठंडियों में आग सेकने के लिए लकड़ियाँ होती है। तो दोस्तों, तब भी यहाँ के लोग यहीं रहते हैं। प्रश्न 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? उत्तर, बौद्ध धर्म में माने मंत्र की बहुत महिमा है। ओमणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहते हैं। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण पड़ा हो। प्रश्न 4 है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? उत्तर, लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ आकर क्रीड़ा कौतुक करें,
प्रेम के खेल खेले, जिससे कि यहाँ के वातावरण में ताजगी व उत्साह का संचार हो। चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाइयाँ लेने लगे। तो दोस्तों, अंगड़ाइयाँ हैं ये युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा आर्तनाद पिघलेगा। प्रश्न 5 है, वर्षा यहाँ का एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? उत्तर, लेखक बताता है कि स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिनों को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। लोगों ने उसे बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद होगी। अब है प्रश्न 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों, स्पीति जो अन्य पर्वतीय स्थल है उससे अलग कैसे है, आपको बताना है। उत्तर, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है। ये अत्यंत दुर्गम है। खो, यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम हैं। गो, यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है तथा रास्ते बंद हो जाते हैं। खो, यहाँ वर्षा नहीं होती तथा पेड़ व हरियाली का नामो निशान नहीं है। ngो, हुए फल रहता है उसे भोज मरसो आदवा। ये दोस्तों, यह एक बौद्ध धर्म का ये अलग जो है भाषा में लिखा गया है, तो आप अगला लिख सकते हैं। चौ, यहाँ सिर्फ 2 ऋतुएं होती है, बसंत व शीत ऋतु। वैसे दोस्तों, भारत में 6 ऋतुएं होती है। जैसे पहले भी बताया गया है, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। लेकिन यहाँ ये चारों ऋतुएं नहीं होती हैं, सिर्फ बसंत और शीत ऋतु ही होती है। यहाँ परिवहन व संचार का कोई साधन नहीं है। यहाँ आबादी बेहद कम है। यहाँ प्रति किलोमीटर 4 व्यक्ति रहते हैं। 6, यहाँ पर्यटक नहीं आते अतः यहाँ वातावरण उदास रहता है। दोस्तों, अब है पाठ के आसपास, जो आपको समझ के, विचार करके और चर्चा करके लिखना है। प्रश्न 1, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आपने अपने अपने जगह जहां आप रहते हैं वहां की बारिश का वर्णन करना है। जैसे उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। हमारे यहाँ तपती गर्मी के बाद जब आकाश में काले बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं तो शरीर व मन को शांति मिलती है। वर्षा होते ही चारों तरफ प्रसन्नता फैल जाती है। प्रकृति भी प्रसन्न होकर हंसती हुई प्रतीत होती है। बच्चों की मस्ती देखते ही बनती है। पक्षी अपनी खुशी का इजहार स्वर उत्पन्न करके करते हैं। तालाब, नहरें, नदियाँ सब पर यौवन आ जाता है। ऐसा लगता है मानो धरती फिर जवान हो गई हो। दोस्तों, जब सूखी धरती पर बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि पूरी प्रकृति ही चारों तरफ हंस रही हो और मस्ती कर रही हो। प्रश्न 2, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? तो दोस्तों, आपने जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं और जो स्पीति में रहते हैं उन लोगों के जीवन की तुलना करके लिखना है कि आपको किनका जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है। उत्तर, स्पीति के लोगों का जीवन मैदानी लोगों भागों के निवासियों की तुलना में बेहद कष्टदायक है। मैदानी क्षेत्रों में जलवायु कठोर नहीं है। यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। स्पीति में सर्दी व बसंत 2 ही ऋतुएं होती है। सर्दी में सब कुछ जम जाता है, वर्षा नहीं होती। मैदानों में रोजगार, कृषि, खाद्य सामग्री व संचार के साधनों की कमी नहीं है।
व्यक्ति के पास सुख के साधनों की कमी नहीं है, जबकि स्पीति में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जीवन निर्वाह भी कठिनता से होता है, अतः मैदानी भागों में रहने वालों का जीवन ज्यादा सुखी व अच्छा है। यहाँ जीवन की गति नियमित रूप से चलती है। प्रश्न 4 है, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में क्या स्पीति में कुछ परिवर्तन आया? जाने, सोचे और लिखे। तो दोस्तों, लेखक ने जब यहाँ की यात्रा की थी वह 30 वर्ष पहले की थी। क्या इन 30 वर्षों के बाद यहाँ कुछ बदला है? तो आप अपने मोबाइल में, अपने यूट्यूब में तो नहीं होगा, पर गूगल में शायद लिखा हो सकता है, तो आप उसमें सर्च करके देख सकते हैं कि वहाँ की जनजीवन कैसा है और वहाँ लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। उत्तर, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी, परंतु आज वहाँ कुछ परिवर्तन आया है। अब वहाँ संचार, यातायात, रोजगार के साधन कुछ विकसित हुए हैं, परंतु प्राकृतिक दशाएं वैसी हैं, अतः अधिक परिवर्तन की वहाँ गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, जो भौगोलिक स्थिति है उस पर परिवर्तन करना मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो वहाँ अभी संचार, यातायात, रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं, अर्थात पहले से वहाँ काफी परिवर्तन हुए हैं। अब है भाषा की बात, व्याकरण। पाठ में ऐसे दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि और बल्कि जैसे ही वैसे ही मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखे। तो दोस्तों, अनुच्छेद का अर्थ होता है निबंध का छोटा रूप। तो आपको एक पेज में इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। किस किस का? क्योंकि और बल्कि जैसे ही वैसे ही मानो। जैसे उत्तर में आप लिखेंगे, पहले प्रश्न देख लें। लैंप की लौ तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह हर हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ में देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। औधरा ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तो दोस्तों, इन पंक्तियों में आप बल्कि, जैसे, वैसे, मानो ये शब्द लगा के लिख सकते हैं। और भी दोस्तों, किसी पैराग्राफ में आप इन सब शब्दों को हटा के दोबारा से लिखने की कोशिश कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। जैसे उत्तर, लैंप की लौ तेज की, जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला वैसे ही तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छिलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। मैं उसे देख नहीं रहा था बल्कि सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी बहुत अच्छी वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।